हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर आज 63 है। इससे पहले हम 62 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए और यूपी एचएससी अगर आप दे रहे हैं या कोई भी स्टेट का हायर एजुकेशन का दे रहे हैं, नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप किसी एग्जाम में बैठते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले कि हम पहले क्वेश्चन में पहुँचे, पहला क्वेश्चन के साथ ही हम बताना चाहेंगे कि कैपिटल स्टडी सर्कल दिल्ली के बाद अब यूपी में लखनऊ के अंदर भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर चुका है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, या रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी एक बड़ी टीम जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में काम करते पढ़ाते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम उधर न देते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। हु अपॉइंट्स द एम्बेसडर। कि पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है। तो राजदूत हम सभी जानते हैं कि राजदूत किसको बोलते हैं, एम्बेसडर। तो एम्बेसडर अगर हम इस तरह देखें तो ये सभी चीज़ें गाड़ी है, राजदूत भी एम्बेसडर भी गाड़ी है, राजदूत भी गाड़ी है। पहले हुआ करती थी, आजकल दोनों बंद हो गई हैं, लेकिन एम्बेसडर को ही हिंदी में राजदूत कहते हैं। तो कौन करता है? पीएम करता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट करता है, डिफेंस मिनिस्टर करता है। तो क्योंकि ये जो एम्बेसडर होता है आईएफएस ऑफिसर होता है, तो आईएफएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो आईएफएस क्या कहते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज वाला है, ये सारे ऑल इंडिया सर्विसेज है। या आईपीएस जो है ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी व्यक्ति होते हैं उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ऑल्दो रिकमेंडेशन कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन बताएगा? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बता सकता है, लेकिन ये कैबिनेट में डिसाइड होगा कि कहाँ का एम्बेसडर किसको बनाया जाए और वो भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फाइनली उसको अपॉइंट करता है। तो सभी, सिर्फ आईएफएस का ना हो के कोई भी जो पुलिस सर्विसेज हो या फॉरेस्ट सर्विसेज हो, ऑल इंडिया सर्विसेज का कोई भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करता है, और उसको रिमूव भी राष्ट्रपति ही कर सकता है। हाँ, ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बाकी चीज़ें वहाँ के जो जिस कैडर में जिस स्टेट में होंगे वहाँ के चीफ मिनिस्टर वो या उससे ऊपर के सीनियर ऑफिसर उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले 81 हो गया, 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन इज रेफर्ड टू। अब इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विदेश नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, देशीय नीति। तो सभी को मालूम है कि आर्थिक नीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों कहेंगे, सामाजिक नीति को भी क्यों कहेंगे। देशी का मतलब होगा डोमेस्टिक, घरेलू। तो घरेलू को भी तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं कह सकते, तो विदेश नीति ही सही है इसका। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। 82 के बाद 83 पे पहुँचते हैं। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ नैम। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है कि नैम क्या है, नैम कब बनता है, और नैम का मतलब पहले फुल फॉर्म देख ले, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब है गुट निरपेक्ष राज्य। गुट निरपेक्ष राज्य क्या होते हैं? गुट निरपेक्ष राज्य वो है जब पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो बट गई थी दो ध्रुवों में। एक ध्रुव जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक, जो कह सकते हैं कि उदारवादी ब्लॉक था, वो यूएसए के नेतृत्व में चल रहा था। दूसरी तरफ समाजवादी जो ब्लॉक था वो यूएसएसआर के नेतृत्व में चल रहा था। और दुनिया में जो नए आज़ाद देश हो रहे थे, तो कुछ लोग उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोल रहे थे, और कुछ उनमें से ज़्यादातर देशों ने जो डिसाइड किया कि उसमें से भारत भी है, इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो नाम को बनाने में जवाहरलाल नेहरू का बड़ा रोल है। तो इन्होंने जो किया वो क्या किया कि हम किसी भी एक विचारधारा में बंध के नहीं रह सकते,
हम अपने देश हित या नेशन इंटरेस्ट को देखेंगे या अपने जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं उसको देख के, या हमारी अभी इतनी समझदारी नहीं डेवलप हुई कि बहुत क्लियरली हम किसी एक विचारधारा को मान लें कि यही सही है हमारे समाज के लिए। तो ये चीज़ें करने के लिए वो NAM बना और इसमें तमाम सारे जो अलग अलग जगह के, मिस्र के नासिर और अलग अलग कंट्रीज़ के जो नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे लोग, वो सारे जुड़ते हैं। नेहरू उसमें एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम है, तो पहले ही आंसर का ये हो गया। और तो नेहरू के अलावा अगर हम देखें तो जैसे हमने बताया नासिर थे, सुकर्नो थे इंडोनेशिया के, और टीटो थे, जोसेफ टीटो, इस तरह के तमाम सारे लोग जुड़ते हैं, वो आइडिया लेके आते हैं। आज के समय तो लगभग 120 कंट्री हैं NAM में, नॉन अलाइंड मूवमेंट में, तो किसी भी ग्रुप में नहीं है वैसा। तो आज के समय क्योंकि 2 ग्रुप ही नहीं बचा है, तो उसका नाम का रेलेवेंस भी, बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि अब नॉन अलाइंड मूवमेंट का रेलेवेंस या उसका जो कह सकते हैं कि उसका एग्जिस्टेंस ही क्यों है, क्योंकि पूरी दुनिया ही अपने नेशन इंटरेस्ट के नाम पे ही काम कर रही है, ना ही किसी ग्रुप से बधी हुई नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, 83 के बाद 84 देख लेते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNO? ये अच्छा क्वेश्चन है कि सबको मालूम भी होगा, बचपन में हम जब UNO पढ़ते हैं तो वो पूछा जाता है, लेकिन कहाँ पे है? तो ये है वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, हेग, जापान। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो यहाँ पे है, लेकिन ये कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में भी कहाँ पे? जो मैनहट्टन है, मिड टाउन मैनहट्टन में। और मैनहट्टन बाद में बनाया जाता है, न्यूयॉर्क के अंदर एक जगह है मैनहट्टन, वहाँ पे UN का हेडक्वार्टर है। क्योंकि UN को बनाने में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो USA का ही है। और अगर हम देखें तो USA जो है वो उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लीग ऑफ नेशन में USA खुद ही भी पार्ट नहीं होता है, और वो सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है उसी बीच, तो लीग ऑफ नेशन का कोई रेलेवेंस भी नहीं रह जाता। तो बाद में उसके फिर से ज़रूरत पड़ती है कि एक ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा शक्ति हो जो दुनिया के बड़े जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनके बीच के टकराव को रोक सके और बातचीत के थ्रू जो है समस्या का समाधान निकाल सके, ना कि युद्ध में। तो पीस जो है सबसे ज़रूरी चीज़ मानी गई। इसीलिए UN का पहला ही चार्टर जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल 1, कि दुनिया के देशों में पीस और सिक्योरिटी, ये चीज़ें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। उसके अलावा बराबरी, सेकंड आर्टिकल में क्या आता है? बराबरी। बराबरी का मतलब इक्वलिटी, कि सभी देश चाहे वो छोटा हो तो भी उसको वोटिंग राइट कितना ही UN के अंदर 1 है, और कोई बहुत बड़ा देश हो, रूस जैसा बहुत बड़ा देश, उसका भी 1 है। चाइना जैसा बहुत बड़ी पॉपुलेशन, चाइना इंडिया जैसे, उनका भी 1 है। उसी समय में छोटे जो आइलैंड देश हैं उनका भी 1 है, अगर UN का पार्ट है तो ये बराबरी और पीस और सिक्योरिटी, इस पे बेस्ड है UN का फंक्शनिंग। आगे बढ़ते हैं 84 के बाद 85 पे पहुंच जाते हैं। 85 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? अब अगला को हो गया कि सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो सार्क का हेडक्वार्टर हम सभी जानते हैं वैसे तो। इसको सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये है सार्क। साउथ एशियन कंट्री में कौन कौन से कंट्री आ जाएंगे? इसमें अगर हम देखें तो साउथ एशियन कंट्री में हम भी हैं कि सार्क में। तो सबसे पहले अगर अफ़गानिस्तान का नाम है, अफ़गानिस्तान सार्क का मेंबर है। बांग्लादेश है, ये भी अगर देखें, भूटान भी है, भूटान भी है क्योंकि साउथ एशिया में ये भी है। और इंडिया तो सबसे बड़ा है साउथ एशिया में, अगर हम देखें तो इंडिया, फिर मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो सभी आसपास के, इंडिया के आसपास जो पेरिफेरी पे, उसको साउथ एशियन कंट्री करें। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में। कहाँ पे? ढाका में। लेकिन हेडक्वार्टर ढाका नहीं है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मुख्यालय कहाँ है? वो है काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल। नेपाल में है और नेपाल ही इसका हेडक्वार्टर है। और अगला जो
सार्क का शिखर सम्मेलन होना है, वो कहाँ होने वाला है? वो श्रीलंका में होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, 86 पे पहुँचते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई? ये तो फिर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया कि अगर डेट भी देते ईयर तो सबको मालूम होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 कब ख़त्म होती है। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद हमने बताया भी, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है 1945 में, तो ये सही है 1945। इसके साथ ये डेट भी याद रख लीजिए कि डेट ज़रूरी है कि हो सकता है अगली बार क्या पूछा जाए, 24 अक्टूबर 1945। और इसके साथ कहाँ पे जो होता है यूनाइटेड नेशन की जो आइडिया है वो कहाँ पे भाग लेने का जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे होती है, कि जहाँ पे ये आइडिया निकल के आता है कि यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था एक बनानी चाहिए दुनिया में पीस, शांति और सिक्योरिटी, सुरक्षा स्थापित करने के लिए। वो होता है सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन होता है, जो कि इस कैलिफोर्निया स्टेट है, अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, उसमें सैन फ्रांसिस्को नाम का शहर है। तो वहाँ पे ही ये मीटिंग होती है और इसके बाद जो है वहाँ से स्थापना हो जाती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर तो हमने देख ही लिया कि न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 86 के बाद 87 पहुँच जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन। अब ये पूछ रहा है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य कौन है। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लगातार भारत भी परमानेंट मेंबरशिप चाहता है। भारत को जब मिल रही थी उस समय हम परमानेंट मेंबरशिप नहीं लिए थे, हमें चाइना उस समय मिल गए थे। अब आज के समय भारत चाहता है और लगातार चाइना उसका विरोध करता है, और दूसरी तरफ हम लगातार अच्छे रिलेशन, जैसे मान लीजिए फ्रांस हमारा एडवोकेट करता है कि इंडिया को भी मनाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, बहुत सालों से, लगभग 70 साल से अधिक से बिना किसी टर्मोइल के अगर हम देखें तो हमारे पड़ोसी मुल्कों में उतने अच्छे से डेमोक्रेसी नहीं चली, चाहे वो पाकिस्तान हो, अभी श्रीलंका का हाल आपने देखा, या बांग्लादेश के अंदर भी। लेकिन भारत में डेमोक्रेटिक कंट्री है और बहुत ही पीसफुल तरीके से डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा है। दूसरा जो है एक इमर्जिंग पावर है, इकोनॉमिक भी और मिलिट्री भी, इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी रहा है भारत का। तो उसमें जो चीज़ें हैं कि कौन लेकिन भारत सुरक्षा परिषद का अभी स्थायी मेंबर नहीं है, तो भारत तो हट गया यहाँ पे। ताइवान में अपने आप में हमने देखा कि अभी ताइवान और चाइना के बीच में हो रहा है कि कौन असली चाइना है। अब यूनाइटेड नेशन ने भी असली चाइना यही बोल लिया है कि PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो मेन लैंड चाइना है, और ताइवान को क्या कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC। तो ये इसको रिकग्नाइज नहीं करता, ये इसको रिकग्नाइज नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली वो चाइना ही परमानेंट मेंबर है। तो यहाँ पे ताइवान दिया नहीं। ब्राज़ील भी नहीं है, ब्राज़ील खुद अभी बहुत पिछड़ा वो कंट्री। तो यूके सबको मालूम है, यूके जो है। इसके अलावा कौन कौन है, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी और रसिया। फ्रांस, जर्मनी, रसिया और चाइना, ये लोग इसके परमानेंट मेंबर हैं। सॉरी, जर्मनी नहीं है, इसका 5 ही मेंबर हैं परमानेंट, 1 2 3 4 5। हाँ, रसिया, चाइना, फ्रांस, UK और USA। तो आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर सबको पता चल गया, UK है। आगे बढ़ते हैं 187 के बाद 188 पे जाते हैं। 188 क्या कह रहा है, हु रोट हिंदू स्वराज। अब ये क्वेश्चन तो सबको मालूम हो, फिर से वही सस्ता या कहें हल्का क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज किसने लिखा। अब हिंद स्वराज तो सबको मालूम होगा कि महात्मा गांधी ने लिखा, लेकिन उसी समय में हम देखें कि कब लिखी गई बुक और इसमें क्या आइडिया है। तो हिंद स्वराज जो है ये लिखी गई है 1909 में। तो कई बार क्रोनोलॉजी लगाने में भी आ जाता है कि बुक्स का नाम दे दिया, तो इससे याद रखें कि हिंद स्वराज जो लिखी गई है वो बुक लिखी गई है महात्मा गांधी द्वारा 1909 में। ये स्वराज की डिमांड करते हैं, इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं, लेकिन जो कैसे कि डोमिनियन स्टेट के नाम पे, कि हम अपने डिसीज़न तो खुद ले सकें, लेकिन
उस समय तक ऐसी बात नहीं कहते हैं कि पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही है, स्वराज की बात है। अपने जो पॉलिसी है वो पार्ट जो इंडिया है वो ब्रिटिश एम्पायर का ही पार्ट रहेगा, लेकिन क्या होगा कि हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, यहाँ के पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ के लोग करेंगे, ना कि यूके से बन के आएगा लॉ। तो ये आइडिया था हिंद स्वराज का, जिसमें ये क्या कहते हैं प्ली करते हैं इस तरह की चीज़ों को, लॉयल्टी भी दिखाते हैं कि इंडियंस लॉयल हैं ब्रिटिश एम्पायर के प्रति, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हिंद स्वराज में लिखी हैं, 1909 में है ये। आगे बढ़ते हैं, 88 के बाद 89 देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द अपर हाउस ऑफ यूके। तो निम्न में से कौन सा इंग्लैंड का अपर हाउस है या उच्च सदन है? उच्च सदन कौन सा है? अगर हम देखें तो भारत में कौन सा उच्च सदन है? राज्यसभा, तो भारत का हो गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये यूके का है, लेकिन ये क्या है, यही, और हाउस ऑफ कॉमन्स, दो ये दोनों यूके के हैं। सीनेट कहाँ पे है? ये है उच्च सदन, ये भी है, लेकिन कहाँ का? यूएसए का। तो यूएसए का सबसे पावरफुल उच्च सदन जो है दुनिया में वो यूएसए का माना जाता है, जो काफ़ी कुछ मनवा सकता है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये हमारे यहाँ लोकसभा की तरह है। तो ये क्या हो गया? निम्न सदन हो गया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? राज्यसभा की तरह। तो लॉर्ड्स आप समझ सकते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह है, तो इसलिए राज्यसभा की तरह हो गया, जो जिसकी शक्तियाँ काफ़ी कम है ब्रिटेन के अंदर। 89 के बाद 90 पहुँचते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु रोट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब हमने फिर से देख लिया कि एक और बुक जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई, इसमें बताने की जरूरत नहीं अलग से कि यहाँ किसने लिखी। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या हिंदी में सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है वो भी इनकी बुक है। अब इसमें महात्मा गांधी, क्योंकि वीपी सिंह, जेपी पटेल इन लोग नहीं है, क्लियर है, सबको मालूम है। अब इसमें भी देख लें कि ईयर कब है इसका ईयर है 1921। तो ये पूछा जा सकता है। अब क्रोनोलॉजी में लगा दे कौन सी पहले है। मान लीजिए एक बुक हिंद स्वराज पूछ ले और उसके बाद पूछ ले कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है वो उन्होंने जो बचपन से लेके 1921 तक की जो जर्नी है, एक्चुअली 1925 में छप के आती है ये। सबसे पहले 1925 में छपती है, क्योंकि 1921 तक वो लिखते रहते हैं, वहाँ तक की चीज़ें उन्होंने लिखी। और अलग अलग जो जर्नल्स हैं, जैसे यंग इंडिया, उसमें छपती है। इसके अलावा नवजीवन में छपती है। तो इनके जो दो जर्नल्स थे महात्मा गांधी द्वारा निकाले थे, नवजीवन और यंग इंडिया, इनमें ये बारी बारी से चैप्टर करके आता है। बाद में इसका कंपाइलेशन होता है, 1925 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है। इसके बाद देख लेते हैं उसके नेक्स्ट 91 क्वेश्चन 191। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड। इलेक्टेड तो सभी लोग हैं, लेकिन अनअपोज कौन है? तो ये सभी को मालूम नहीं मिलता। कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, नीलम संजीवा रेड्डी, के.आर. नारायण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, नीलम संजीवा रेड्डी, के.आर. नारायण। नीलम संजीवा रेड्डी ये जो हैं अनअपोज चुने गए एकमात्र अभी तक के भारत के राष्ट्रपति हैं। और ये क्वेश्चन कम से कम अगर हमने 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो उसमें से 3 से 4 जगह पे ये आ चुका है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं, कि सिंपल सा है, नीलम संजीवा रेड्डी याद रहेगा तो आप कर लेंगे, नहीं है तो फिर गड़बड़ होगा। 92। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी। ये अच्छा क्वेश्चन है कि क्या होगा ये अब देखिए ये, क्योंकि यहाँ पे इसमें आपको हिंदी अगर आती है, हिंदी से आप देखेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इंग्लिश में क्या है कि ये फ्रेंच आइडिया हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस कि अगर किसी को अरेस्ट किया है किसी अथॉरिटी ने तो 24 घंटे के अंदर उसको
दिखाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट में के सामने कि उसका दोष क्या है। अगर दोष सिद्ध होगा तो उसको मजिस्ट्रेट आगे बढ़ा सकता है कि हाँ इसको अरेस्ट करके रखा जा सकता है। अगर दोष सिद्ध नहीं होता है कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये कर सकता है क्राइम इसलिए हमने अरेस्ट किया है, तो वहाँ पे ये अरेस्ट नहीं किया सकता। तो ये हेबियस कॉर्पस है। सर्टोरी जो है ये क्या कहता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के किसी फैसले को जज कर सकता है या कभी इंटरफेयर कर सकता है कि आप सही इस केस को वापस दे दीजिए या हमको दे दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, या इस तरह के कोई गलत डिसीजन होता है जिसमें संविधान का उल्लंघन है तो उसको लोअर कोर्ट को बोलता है। क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, ये देखिए अधिकार किस अधिकार से, हिंदी देखने से आसानी से पता चल गया। और निषेध तो प्रोविज़न है कि किसी काम करने से रोकना जो है वो निषेध होता है। तो ये क्यू वारंटो क्या हो गया, अधिकार परीक्षा सही है इसका कि इसमें रोका जाता है किसी को कोई काम करने से कि किस अधिकार से आपने ये कर दिया। जैसे आपने पब्लिक ऑफिसर हैं, किसी ऐसी पोस्ट पे हैं जहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं लेकिन वो अधिकार आपका नहीं है, तो उसमें पूछेगी गवर्नमेंट किस अधिकार से आपने ये, गवर्नमेंट नहीं कोर्ट पूछ सकती है कि किस अधिकार से आपने ये कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 92 के बाद 93 देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन जो है, इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज सेट अप इन विच वमन द फॉलोइंग। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कब बना, कहाँ पे बना, कि अगर हम देखें तो काफ़ी पहले की बात है, क्योंकि अब ये देखिए प्रेसिडेंसीज़ की बात आ गई। कोलकाता प्रेसिडेंसी या इसको हम कहते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, दिल्ली कोई प्रेसिडेंसी नहीं रहा है। दिल्ली तो बहुत बाद में 1911 में राजधानी बन जाता है। लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए थे या उससे पहले जो अगर हम देखें फ्रेंच या दूसरे लोग, तो अलग अलग जगह पे बंगाल प्रेसिडेंसी में देखें तो फ्रेंच कॉलोनी भी थी और ब्रिटिश कॉलोनी भी थी। मद्रास में भी जो है फ्रेंच भी रहे, डच भी रहे और ब्रिटिश भी रहे। बम्बई में भी अगर हम देखें तो अलग अलग डच भी थे उससे पहले और ब्रिटिश का तो ज़्यादा बोलबाला था। तो कौन सा पहले सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो मद्रास प्रेसिडेंसी बनी थी सबसे पहले 1688 में। उसके बाद कलकत्ता और बम्बई ये दो इनके अंदर भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बने और वो कितने बने 1726 में। 1726 में ये बाद में बने। सबसे पहले कौन सा हो गया 1688 मद्रास प्रेसिडेंसी। आगे बढ़ते हैं 93 के बाद 94 देख लेते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, तो मंत्रिमंडल का प्रमुख तो कौन होगा, सिंपल सी बात है। मंत्रिमंडल बनाता कौन है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है उसको। वित्त मंत्री खुद भी मंत्रिमंडल का पार्ट है, गृह मंत्री खुद भी मंत्रिमंडल का पार्ट है, प्रधानमंत्री भी मंत्रिमंडल का पार्ट है। लेकिन यही सबको सजेस्ट करता है, प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति और उनके नाम देता है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे। प्रधानमंत्री की हमारे मंत्रिमंडल में ये लोग होंगे, तो प्रधानमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हु वर शूद्राज। अब देखिए तीसरी बुक हो गई। अगर हम अभी बात करें तो 3 बुक का नाम हो गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ 1925 में छप रही है, हिंद स्वराज 1909 में, और अगर हम हु वर शूद्राज देखें तो ये कब छप रही है, कि इसका आइडिया भी है 1946 में ये छपती है। कौन लिखता है, तो शूद्रा पे ज़्यादा काम किसने किया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। तो हु वर शूद्राज बहुत पॉपुलर बुक है। इसके अलावा एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये भी बहुत फेमस बुक है। और तो ये कब छपी 1946 में। तो अगर उसको क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाए ये 3 बुक या कोई और भी बुक डाल दी जाए चौथी भी, तो आप इन 3 बुक से कम निकाल सकते हैं कि कौन सी बुक पहले छपी और कौन सी बाद में। तो हिंद स्वराज सबसे पहले छपती है और उसके बाद अगर हम देखें तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और उसके बाद अगर हम देखें एक्सपेरिमेंट बाय ट्रुथ के बाद जो है हु वर शूद्राज, जो अम्बेडकर का मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट फेमस बुक है वो है। इसके बाद 196 पे आ जाते हैं। एक्सपेंड UDHR। UDHR का विस्तार कीजिए। विस्तार का मतलब यहाँ फुल फॉर्म लिखिए।
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिसीजन ऑफ ह्यूमन राइट ऑन ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिसीजन ऑन ह्यूमन राइट। तो क्या है UDHR हम सभी जानते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 19 UDHR का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अब ये कहाँ पे हुआ, किसका है, किसने डिक्लेयर किया था, ये डिक्लेयर किया था 10 दिसंबर, हमने बात की थी किस दिन मनाया था ह्यूमन राइट डे, 10 दिसंबर 1948 को UN ने डिक्लेयर किया था कि आज से ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ये ह्यूमन राइट जो हैं वो पूरी दुनिया में बराबर होंगे, सब जगह माना जाएगा। ये नहीं कह सकते कि हमारी संस्कृति अलग है, हमारा अभी हम डेवलपिंग कंट्री है इसलिए हम ये चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते। बोले ये बेसिक ह्यूमन राइट है, मानव का अधिकार है। ये नहीं कह सकते, जैसे हमने बताया भी था कि साफ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, या बेसिक फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, या फिर अपने जो रिलीजन है या उसके कल्चर को प्रैक्टिस को करते समय अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो उसको करना, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में 1948 को एक्सेप्ट किया और दुनिया के ज़्यादातर देशों ने उस ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट कर लिया। ऑल्दो ज़्यादातर देश उसको जैसे हम साफ़ पानी की ही बात करें तो भारत जैसे देश में भी सभी को साफ़ पानी अभी नहीं मिल पाता, तो ह्यूमन राइट से कहीं ना कहीं तो वायलेशन हो रहा है। या बच्चों की सुरक्षा, कि छोटे बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा, या उनको स्वस्थ वातावरण दिया जाएगा। पॉल्यूशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है तो ये भी गलत हो जाएगा। या फिर तमाम सारे कि एजुकेशन का राइट ही ह्यूमन राइट की तरह है बच्चों के, कि बच्चों को फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, और उसी के तहत भारत के अंदर अगर देखें तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ें तो है ही। तो 1948 10 दिसंबर याद रखिए, इसीलिए 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, ह्यूमन राइट डे मनाते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन आ गया था और ये फिर से घुमा फिरा के वही चीज़ आ गई। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्ना कार्टा वॉज पास्ड इन द ईयर। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक जो कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट है जिस पे साइन किया गया था वहाँ के जो किंग थे किंग जॉन ने किया था। और क्यों किया था, किस ईयर में किया था? 1215 में, क्योंकि उससे पहले लगातार चर्निंग हो रही थी, लगातार चीज़ें बदल रही थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी बना था, इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि राजा कुछ अपनी शक्ति से कैसा कर सकता है, और राजा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लगातार लोगों का दमन कर रहा था। तो अब लोगों का दमन होता था तो उसमें क्या होता था, कुछ लोग तो सही में रिवोल्ट कर रहे थे, उनको सज़ा मिलती थी, कुछ लोग निर्दोष होते थे, उनको भी सज़ा मिलती थी। तो ये जो रिबेलियन ग्रुप था और राजा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसका दोष होगा सिर्फ उसको सज़ा मिले। ये पहला बार मैग्ना कार्टा, इसीलिए कोई भी चीज़ इस तरह की होती है तो उसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कोई भी आइडिया हो कि फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट को लेके कोई डील होगी कि नहीं, अब हम चाहे जो हो जाए, चाहे डेवलपमेंट का प्रोसेस थोड़ा रुक जाए लेकिन पोल्यूशन नहीं करेंगे, तो ये इस तरह के आइडिया को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। कई भी आप देखेंगे तो बहुत से लोग यूज़ करते हैं, अगर जो लिटरेरी लोग हैं वो यूज़ करते हैं। तो 1215 इसका सही आंसर हो जाएगा। और कब हुआ? 15 जून को साइन हुआ था किंग जॉन और वहाँ का जो रिबेलियन ग्रुप था उसके बीच में, कि जो लोग निर्दोष हैं उनको किसी बात की सज़ा न दी जाए। और ये आज के समय भी ह्यूमन राइट या फंडामेंटल राइट बन गया है कि निर्दोष को आप सज़ा नहीं दे सकते, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे वो उसका पति हो। लेकिन ये कहना कि वो उसी का पति है, उसी का भाई है, तो उसको उस बेसिस पर सज़ा देना, ये गलत मान लिया गया था मैग्ना कार्टा के थ्रू ही। और 1215 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब अगला फिर से ह्यूमन राइट से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो कब बना भारत में? ये भारत की बात हो रही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो रही है, भारत में कब बनाया गया? तो ये काफ़ी लेट बना। मानते तो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट के सारे वैल्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी फाइनली ह्यूमन राइट का वायलेशन अगर हो रहा है
तो क्या हम करें, रिट दायर करें या फिर हम पुलिस में कंप्लेन करें? तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC बनाया गया। और NHRC अलग अलग चीज़ों पे रिपोर्ट लाती है, क्राइम कितना हो रहा है किस स्टेट में, स्टेट के थ्रू कितना दमन हो रहा है, या दो बेसिक चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें उनका काम होता है। और ह्यूमन राइट वायलेशन की अगर कोई शिकायत है तो वहाँ पे भी शिकायत की जा सकती है और ये सम्मन कर सकती है किसी को भी, जो चाहे वो अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर हों या किसी डिपार्टमेंट का कोई हेड हो, वो सभी को सम्मन करते हैं और उनसे पूछते हैं। तो ये जो बना है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके अंदर न्यायिक शक्ति होती है, ये किसी को भी सम्मन कर सकता है, बुला सकता है, सज़ा डायरेक्टली नहीं दे सकता है, सज़ा कोर्ट ही देती है। लेकिन ये बना है 1993, कब? 12 अक्टूबर 1993। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट, 12 अक्टूबर को नेशनल ह्यूमन राइट, और 1993 में बना था। आगे बढ़ते हैं, 1999 कर लेते हैं। अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष इस दिन मनाते हैं। अब मतदाता दिवस भी क्यों मनाते हैं? मतदाता दिवस हमने पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज के समय अगर देखें तो 2011 से लोगों के बीच, यूथ के बीच मतदाता वोटिंग को लेके जागरूकता लाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, और ज़्यादा डेमोक्रेसी में जितने ज़्यादा लोग वोट करेंगे उतनी हेल्दी डेमोक्रेसी, उतना ही स्वस्थ प्रजातंत्र माना जाएगा। तो ये कब हुआ? 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ, तो 25 जनवरी को ही हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन के बाद हम रिवीजन करेंगे, जो बहुत ज़रूरी होता है, क्विक रिवीजन। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो ये भी सबको मालूम होगा कि फर्स्ट स्पीकर कब बनते हैं। 51 में जब इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद हमारी लोकसभा बनती है। लोकसभा का पहला जो सेशन है वो 52 से शुरू हो जाता है, और उसके फर्स्ट 1952 जीवी मालवलंकर, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कभी जाएं, वहाँ जीवी मालवलंकर हॉल भी है, तो जीवी मालवलंकर जो हैं वो फर्स्ट स्पीकर थे। और यहाँ पे अपने ये टेस्ट सीरीज़ तो ख़त्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि हमने जैसे बताया कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, जो भी कोई चीज़ देख रहे हो, तो उसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। एक बार रिवाइज़ कर लेंगे इमीडिएटली या थोड़े आसपास के दिनों में, तो फिर वो चीज़ें हमेशा के लिए याद होती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, मुश्किल होती हैं। तो यहाँ पे हमने कल देखा था कि पॉलिस का आइडिया किससे था, सिटी स्टेट से था, या पॉलिटिकल साइंस किसकी एक फील्ड है, तो सोशल साइंस की एक फील्ड है, या गांधी जी किस आइडिया पे बिलीव करते थे, प्योरिटी ऑफ मीन्स की, जो आचरण की शुद्धता पे। और इसके अलावा जो है पॉलिटिकल साइंस किस चीज़ को डील करता है, वो पॉलिटिकल पावर को करता है। इसके अलावा पूछा था कि कौन सी चीज़ राज्य का पार्ट है, उसमें तो तमाम दूसरी चीज़ें दी हुई थी, लेकिन बेसिक जो है पॉपुलेशन, जनसंख्या, क्षेत्र, टेरिटरी, सरकार, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी और संप्रभुता, ये चारों चीज़ें। तो अगर ये चारों में से कोई भी एक होता है तो आप उसको मान लीजिए। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, जो पत्नियों का साम्यवाद कौन बोलता है, इस तरह का आइडिया कौन लेके आया था, हमने आपको बताया था कि किस तरह से प्लेटो क्या क्या सोचते थे कि राज्य को सही चलाने के लिए फिलोसफर किंग चाहिए, और उसको सही रखने के लिए वो क्या क्या जुगाड़ लगाते हैं, देख लीजिए। कि वो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स की तक पहुंच जाते हैं कि यहाँ तक कि कोई आपकी पत्नी और कोई आपका बच्चा नहीं होगा, सभी लोग सभी के बच्चे हैं, सभी की पत्नी हैं। तो यहाँ से करप्शन ख़त्म होने के चांसेस, या राष्ट्र ज़्यादा उन्नति की ओर जाएगा, वो फिलोसफर बन जाएगा। मतलब इसके अलावा लेवियाथन के बारे में था कि किसने लिखी है, हॉब्स ने लिखी है। क्या लिखा है उसमें कि सभी लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लेवियाथन को अपनी शक्ति दे देते हैं। और कब बुक पब्लिश होती है? 1651 में। सेपरेशन ऑफ पावर की बात भी हुई थी, मॉन्टेस्क्यू का आइडिया। हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी? नाजिज़म। हमने आपको कहानी भी बताई थी कि कितना नफरत करते हैं नाजिज़म से जर्मनी के लोग, क्योंकि उसमें बहुत लाखों ज्यूज़ जो थे वहाँ पे उनको मारा गया। तमाम सारे ज्यूज़ को जर्मनी से भागना पड़ा, क्योंकि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वहाँ पे।
और उसको उन्होंने नफ़रत इतनी अधिक भोर दी कि वहाँ पे लोग भी ये सोचने लगे कि हाँ ये सही है, इन लोगों को मार देना चाहिए। तो तमाम सारे पढ़े लिखे लोग भी, डॉक्टर इंजीनियर्स भी इन सब चीज़ों में रहे और उन्होंने किल किया काफ़ी लोगों को। तो ये जर्मनी का आइडिया नाजिज़म से है, मुसोलिनी फासिज़म। सत्याग्रह का आइडिया गांधी। जो डेमोक्रेसी में सबसे सुप्रीम कौन होता है? पीपल। हमने बात की थी कि व्यक्ति ही सबसे सुप्रीम होता है डेमोक्रेसी के अंदर। इसके अलावा जो है नेहरू का 5 प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं कि पंचशील था आइडिया, जिसमें था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी, उसकी संप्रभुता की रिस्पेक्ट करेंगे, अखंडता की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की घरेलू चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बराबरी और सहयोग की भावना रखेंगे और साथ में हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सकता है, शांतिपूर्वक, विचारधारा अलग होते हुए भी हम तरक्की दोनों लोग मिलकर कर सकते हैं। इसके बाद लबासना, जो लाल बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ था, उसके बारे में पूछा कहाँ पे है? मसूरी में। आईएएस रिक्रूटिंग एजेंसी यूपीएससी थी। लाइन एजेंसी के बारे में पूछा था क्या काम है? तो प्राइमरी काम इसको टू सर्व है, इसके बाद एग्जीक्यूट करना भी हो सकता है। बजट अप्रूवल कौन करता है? तो फाइनली जो बजट अप्रूव हो जाएगा वो प्रेसिडेंट करते हैं। और इसके अलावा फाइनल पेश कौन करता है बजट को? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ कर्नाटका पूछा था, कोई किसी भी राज्य का फर्स्ट सिटीजन वहाँ का गवर्नर होता है। और लास्ट जो आइडिया था, फोर्थ स्टेट क्या है? न्यूज़पेपर जो चीज़ें हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि कोई फ्रूटफुल है ये, तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं 6001203135, व्हाट्सएप 6000193975 पे। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.capitalstudycircle.com, फेसबुक capitalstudycircle.com, इंस्टाग्राम capitalstudycircle.com, टेलीग्राम जो है कैपिटल स्टडीग्राम, ईमेल thecapitalstudy20@gmail.com। और इसी के साथ मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही दिनों के अंदर हमारा ऐप भी आ जाएगा, जिससे आप आसानी से जुड़ सकेंगे और हम आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, जिससे कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। यूट्यूब पे अभी डायरेक्ट ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, हम कोशिश करते हैं इसको हम कुछ दिनों में कि ऑनलाइन भी आएंगे यूट्यूब पे भी। और कुछ दिनों की बात है, जो हमारा ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाए, दूसरे पेपर्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएं, तो हम अपने क्वेश्चन पेपर जो प्रोबेबल आने वाले हैं, जो बिल्कुल वैसे ही होंगे और कई क्वेश्चन तो उसी क्वेश्चन पेपर से ही आएंगे, उनको हम आपको ऑनलाइन आके सॉल्व करेंगे, जिससे आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकें। अभी भी आप चाहें तो मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। तो यहीं पे बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ को लेकर। थैंक यू।